नमस्कार। स्वागत है रचना वंशी की रंगरेजी में। बहुत लंबा समय बीत गया, बहुत ज़्यादा समय अंतराल हो गया इस बार आप लोगों से मिले हुए, मुखातिब हुए और आपको कुछ अपनी नई रचना सुनाए हुए। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कहाँ व्यस्त थी। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बस इतना बता दूं कि जीवन है, बहुत सारे काम एक साथ चलते रहते हैं और ये वाला पड़ाव जो होता है उसमें बहुत सारे काम आपके पास होते हैं, आपके खुद के और आपके आसपास जिनकी जिम्मेदारियां आप पर होती हैं उनके बहुत सारे काम आपके पास होते हैं। तो उसमें थोड़ा सा गैप हो गया। फिर मैं इसी वक्त का इंतज़ार करती रही कि ठीक से पूरी तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से सेटल हो जाएं, सारे ब्लॉक्स सही जगह फिट हो जाएं। उसके बाद मैं शुरू करना चाहती थी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। कंटिन्यूटी बनी रहेगी इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ। चीज़ें सारी एकदम ख़त्म हो गई हैं और अब कोई व्यवधान नहीं आएगा और अब कोई गैप नहीं होगा, ये मैं अभी भी नहीं कह सकती, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि निरंतरता जो है वो पूरी तरीके से बढ़ती जाए। बिकॉज कंटिन्यूटी जो है, कंसिस्टेंसी, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है किसी भी वेंचर का। चलिए, मैं आपसे मुखातिब हुई हूँ अपनी एक नई रचना लेकर के। नई कहानी है, बिल्कुल नई है, ताज़ा है और समयानुकूल है, अप्रोप्रिएट टू द टाइम है, रेलेवेंट है। कैसे है मैं आपको बताऊं कि पितृपक्ष चल रहे हैं, आपको पता है, और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आती रहती हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारा ज्ञान कभी मांगने पर और कभी बिना मांगे हम लोगों को प्राप्त होता रहता है। मेरी भी अपनी इस विषय में एक राय है और शायद उसी राय को अमली जामा मैंने पहनाया है एक कहानी के रूप में। कहानी सुन लेते हैं फिलहाल, फिर उसके बाद थोड़ी सी चर्चा मैं ज़रूर करूँगी। तो बने रहिएगा अंत तक, पूरी कहानी सुनिएगा, क्योंकि उस चर्चा में मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर शरीक हों और उस विमर्श से कुछ टिप्पणियाँ मैं आपको दूंगी और कुछ आपसे अपेक्षित रहेंगी कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। वो हम थोड़ी सी बात बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको कहानी सुनाती हूँ और ये बता देती हूँ कि कहानी का शीर्षक जो है वो है पितृ विसर्जन। जी हाँ, पितृ विसर्जन। सुनिए। बड़े हॉल के बड़े कमरे में अर्पित ने पिताजी की बड़ी सी फोटो सफ़ेद चादर लगी टेबल पर रखवाने का आदेश दिया। सारे घरेलू सहायक सुबह से ही अर्पित के निर्देशों का भाग भाग कर पालन कर रहे थे। बीच बीच में पत्नी नीलिमा को भी आंखों से वो इशारा करता जा रहा था और सारे काम बहुत मुस्तैदी से हो रहे थे। 11 बजे तक आते आते पूरा हॉल गुलाब और चंपा के फूलों की महक से भर गया। पिताजी बड़े फ्रेम की फोटो में चश्मा लगाए जिसमें मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, वही फोटो अर्पित ने चूज किया था टेबल पर रखे जाने के लिए। उस फोटो को देख के ऐसा लगता था कि जैसे पिता अभी बोल पड़ेंगे कि बेटा अर्पित, क्यों इतना खर्च कर दिया फूलों पर? मेरे लिए तो बस एक गुलाब ले आते तो मैं बहुत खुश हो जाता। 11 ब्राह्मणों ने आते ही हवन वेदी तैयार कर पूजा पाठ का विधि विधान शुरू कर दिया और बड़े और उच्च मंत्रोच्चार के बीच धूप और अगरबत्ती की सुवासित गंध पूरे घर में फैल गई। पत्नी नीलिमा क्रीम कलर की साड़ी और सोने के गहनों से सजी धजी नौकरों को कभी धीमी आवाज में तो कभी आंखों के इशारों में हवन संपन्न करवाने में अपना योगदान दे रही थी। पिताजी का श्राद्ध था आज। तिथि अर्पित निकलवा नहीं पाया था तो लास्ट मोमेंट में अपने फैमिली पंडित जी से इतना ही कंसल्ट कर पाया कि यदि कोई समय न मिले तो अश्विन मास की अमावस्या को 11 ब्राह्मणों को भोजन करा के और उपहार वस्त्र आदि दान देकर के पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। आज बुधवार यानी वर्किंग डे था, लेकिन अर्पित ने बड़ी मुश्किल से बॉस से छुट्टी लेकर पूजा रखवाई थी। नीलिमा को भी अपनी एक ऑनलाइन मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी थी। माताजी अलग से अपसेट लग रही थी तो उन्हें भी शांत करना था। बच्चे दोनों स्कूल गए थे, इसलिए पूजा बिना किसी बाधा के निर्विघ्न पूरी होती हुई नजर आ रही थी। ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात् और ओम पितृ देवताय नमः के मंत्रों के 11 ब्राह्मणों के एक संवेद स्वर में भारी उच्चारण से पूरा वातावरण गुंजायमान हो चला था और इसी बीच में कई मर्तबा अर्पित अपना फोन उठाकर मैसेज और कॉल्स चेक करता जा रहा था। चेहरे पर एसी न चलने की वजह से पसीने की बूंदें थी और लोबान धूप और हवन कुंड से उठते धुएं से गले में खराश होने के कारण
वह पास में रखी बिस्लरी की बोतल से पानी भी गटकता जा रहा था। अब पूरी पर हलवा रखिए, रसमलाई का दोना भी रख दीजिए, एक इमरती रखिए, ठंडाई वाला गिलास तस्वीर के सामने रख दीजिए। मुख्य पुरोहित द्वारा दिए जा रहे हर निर्देश का अर्पित पूरी एकाग्रता से पालन कर रहा था और नीलिमा भी पास में बैठकर यह सुनिश्चित कर रही थी कि हर सामग्री मांगे जाने पर तुरंत प्रस्तुत कर दी जाए। कल ही व्हाट्सएप पर पंडित जी ने सारा पूजा का सामान सेंड कर दिया था, जो रात में ही नीलिमा ने ऑनलाइन ग्रोसरी से मंगवा भी लिया था। पंडित जी इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि पंडित जी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि दिवंगत आत्मा को जीवित रहते जो भी भोजन प्रिय था वही बनवाया जाए, क्योंकि पूर्वजों को इससे खुशी प्राप्त होती है और पितृपक्ष में भी प्रसन्न होकर पीढ़ियों को आशीर्वाद देने आते हैं। नीलिमा को पता था कि पिताजी को पूरी संग मूंग दाल हलवा, पनीर की सब्जी और लौकी का रायता बहुत पसंद था। साथ ही डिनर के बाद रसमलाई और पान खाने का उन्हें बहुत शौक था। इसलिए नीलिमा ने अपने कुक को खास हिदायत दी थी कि वो सारी रेसिपीज बना करके तैयार कर दे। पूजा लंबी हो रही थी, इसलिए अर्पित थोड़ा इरिटेटेड दिख रहा था और उसके बार बार घड़ी देखने के उपक्रम से पंडित जी स्थिति भांप गए थे और इसलिए अब सारे मंत्र फास्ट फॉरवर्ड में पढ़े जाने लगे थे। इसी बीच फैमिली पंडित जी ने नीलिमा से कहा, बहू जी माता जी को बुलवा लीजिए, अंतिम आहुति और प्रसाद उनसे अर्पित करवा देते हैं। तो अर्पित ने रूखे स्वर में कहा, उनको बुलाना जरूरी है क्या? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर पंडित जी थोड़ा अचकचाए और धीमे स्वर में बोले, अर्धांगिनी यदि जीवित हो और पितृ पूजा में शामिल न हो तो पूजा स्वीकार नहीं होती यजमान। अर्पित ने सपाट चेहरे से माताजी के अटेंडेंट को इशारा किया तो वह तेज कदमों से चलकर बाहर चला गया और लगभग 15 मिनट बाद माताजी की व्हील चेयर पकड़ करके हॉल में ले आया। सफेद साड़ी और बसरा के मोतियों की माला में मीता जी यानी अर्पित की माँ बहुत सौम्य किंतु बहुत उदास भी लग रही थी। उन्होंने भारी आंखों से पिताजी के चित्र को देखा और एक गहरी सांस लेकर के पंडित जी को देखा, जैसे मूक भाषा में उनसे प्रार्थना कर रही हूं कि आपको तो सब पता है, वही करिएगा जो उचित हो। मुख्य पुरोहित ने उन्हें एक हाथ में कुछ फूल और अक्षत देकर कहा, माताजी साहब से प्रार्थना करिए कि आज के पूजा पाठ से प्रसन्न हों और बेटे बहू और आपको आशीर्वाद दे करके जाएं। मीता जी ने पीछे मुड़कर इशारा किया कि उनकी चेयर को पति की तस्वीर के सामने लगा दिया जाए। उसने इशारा समझा, यानी अटेंडेंट ने इशारा समझा और तस्वीर के ठीक सामने उनकी व्हीलचेयर को टिका दिया। मीता जी ने हाथ के पुष्प पत्र और अक्षत तस्वीर की ओर फेंके और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। हॉल का सन्नाटा और दिए धूप की धुएं की आभा में मीता जी का अंतर्लाप यानी मोनोलॉग जैसे साफ सुनाई दे रहा था। फैमिली पंडित जी उनके मनोभाव समझ रहे थे, जिसका सार शायद यह था कि जीवित रहते आपको जो मान सम्मान मिला वो आपकी कारोबारी प्रतिष्ठा तक चला। आपके राजपाट छोड़ते ही बेटे अर्पित ने व्यवसाय तो बहुत अच्छा संभाला, लेकिन संभालने का ताना हर दिन सुनाया कि देखो मैं ही हूँ जो आपके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ। छोटा तो फैशन फोटोग्राफर बनकर पत्नी को लेकर विदेश चला गया और साल में एक बार अपने बच्चों को इंडिया घुमाने के बहाने आता है और माता जी को साड़ियों और कुछ महंगे गिफ्ट्स देकर छुट्टी पा लेता है। पिता की डायबिटीज को ध्यान में रखकर उन्हें यदा कदा भी माने कभी भी इमरती रसमलाई छूने की इजाजत नहीं थी, बल्कि माता जी को भी लताड़ पड़ती थी कि क्यों उन्हें छिप कर मिठाई दे देती हैं। हर दिन बेहद व्यस्त रहने वाला बेटा अर्पित शायद ही कभी ठीक से तसल्ली से पिता के पास बैठा हो और आते जाते घुटने छूने की रस्म अदायगी करता, फोन कान पर लगाए पूरी तरह नजर मिला के भी कभी उसने बात नहीं की। भला हो इस सोशल मीडिया का, जिस पर हर तीज त्योहार और आयोजन का इतना ढिंढोरा पीटा जाता है कि लोग मजबूर से हो जाते हैं कि आयोजन करें और फोटो डालें। साल में एक बार ही सही, लेकिन बेटे को 2-2.5 घंटे पिता के समक्ष बैठने का समय तो मिल जाता है कम से कम। मीता जी ने एक गहरी सांस ली और हाथ के बचे फूल भी तस्वीर पर अर्पित कर दिए। अर्पित अपनी जगह पर खड़ा हो गया था, शायद उसके लिए तो पितृ विसर्जन हो गया था। कैसी लगी मेरी ये रचना मुझे ज़रूर बताइएगा टिप्पणियों में। बाकी थोड़ी सी बात करते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और उस पर आपकी क्या राय है। आपकी राय तो मुझे टिप्पणियों में मिलेगी, लेकिन मैं अपना बता दूं कि परिपाटियों और रिचुअल्स को निभाने से पहले
हमें हमेशा बहुत बेबाक होना पड़ेगा, मुझे पता है इसके लिए बहुत मुश्किल है। पुरानी परंपराओं के सामने खड़े होकर के उनको क्वेश्चन करना, प्रश्न मार्क लगाना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी होती है वो कुछ सुनने को तैयार नहीं होती जनरली। लेकिन फिर भी एक स्थिति ऐसी आती है जब आप अपनी बात रख सकते हैं। हमें अपने बच्चों को भी पूरा मौका देना चाहिए कि वो हमसे पूछें, और हमें खुद भी ज़रूर इसका विश्लेषण करना चाहिए कि ये जो परिपाटियां हैं और जो ये रिचुअल्स हैं, ये जो कर्मकांड हैं, इनका सार क्या है, इनका अंतर्निहित उद्देश्य क्या है। तो ये जो पितृपक्ष चलता है, आप देखिए कि आश्विन मास के ये जो 15 दिन रखे जाते हैं पूर्वजों के लिए, क्या है ये? मेरे हिसाब से तो ये है कि बहुत अच्छी एक परिपाटी है कि इतना व्यस्त रहता है व्यक्ति और उसे याद करने का मौका मिल जाता है अपने पूर्वजों को, जिसको हम शायद ऐसे, मेरा तो मानना है कि हर दिन जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा आता है, ऐसा कुछ घटित होता रहता है कि आपको अपने पूर्वज याद आते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये सोचा गया हो, शास्त्रों में ये चिंतन मनन करके लिखा गया हो कि ये 15 दिन पूरे जो हैं वो समर्पित रहेंगे केवल पूर्वजों के लिए। रही पितृ विसर्जन या श्राद्ध और ये हलवा पूड़ी कौवे और दक्षिणा और ये सब जो परिपाटी है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये मुझे आप बताएं। लेकिन मैं आपको चलते चलते बता दूं कि मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी बहुत व्यक्तिगत सोच है, नितांत वैयक्तिक सोच है मेरी। इससे आप डिसएग्री करें तो ज़रूर लिखिएगा कि हम अगर अपने पिता या माँ या जो भी हमारे पूर्वज हैं जिनका हम श्राद्ध करते हैं, उनकी अगर यादें हमारे जहन में ताज़ा हैं, तो हम याद करके देखें, हम सोच के देखें कि क्या हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं या हम वैसा ही आचरण कर रहे हैं जैसा वो हमसे चाहते थे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हलवा पूड़ी श्राद्ध और ये सब दान दक्षिणा का कर्मकांड अगर हम नहीं भी करें उस लेवल पे या किसी भी लेवल पे, तो कभी भी हमसे नाराज़ होंगे हमारे पूर्वज, इसलिए कि उन्हें खीर पूड़ी नहीं दी गई। कोई तार्किकता नहीं है इस बात में। अच्छा, किसी भी चीज़ की तार्किकता जो है हमारे इमोशन से बहुत जुड़ी होती है। हम तर्क क्यों करें, क्योंकि हमें तो ये करना ही है और ये किया जाता रहा है। तो यहाँ पे भी मेरी सोच ये है कि जो किया जाता रहा है वो सिर्फ इसलिए किया जाता रहे क्योंकि वो किया जाता रहा है। उसके पीछे की क्या अंतर्निहित सार हैं, क्या संदेश हैं, क्या हमारी मनोस्थिति है, क्या हमारी स्थिति है। मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने आसपास, थोड़े से नीचे जो काम करके बहुत संघर्ष करके पैसा कमाते हैं, मैंने देखा है कि उधार लेके वो ये सब कर्मकांड करते हैं और उधार के चक्र में फंसते ही चले जाते हैं। मुझे पता है कि मैं उन्हें समझा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि क्या उनके पूर्वज खुश होते होंगे ये देख करके कि उनका परिवार जो है उनको खुश करने के लिए पैसे ले रहा है और पैसे चुका नहीं पा रहा है और फिर कर्ज के दलदल में फंसता चला जा रहा है और दुखी है, स्ट्रेस्ड है, तनाव में। बहुत सारी चीज़ें कहने और सुनने के लिए हैं। मैंने तो सिर्फ जो मैं सोचती हूँ, कहानी वास्तविक है या काल्पनिक, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। लेकिन मैं इस पॉइंट पे ज़रूर आपको छोड़ करके जाऊँगी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिपाटी का परिचालन हम लोग कर रहे होते हैं, उसके अगर सार को देखने समझने की कोशिश करें तो एक बिंदु आपको भी ज़रूर ऐसा मिलेगा जहां आपको समझ में आएगा कि सच में क्या करना चाहिए और सच में किन चीज़ों से बचना चाहिए। नमस्कार, बहुत जल्दी मिलूंगी। अब पूरी कोशिश रहेगी, मैं इस वादे के साथ भी छोड़ के जा रही हूँ कि पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी बिना इतने लंबे गैप के मैं आपसे मिलती रहूँ और आपको अपनी रचनाएं सुनाती रहूँ। बने रहिए रचना रंगवंशी की रंगरेजी के साथ और सुनते रहिए मुझे। किसी नई रचना के साथ फिर हाजिर होती हूँ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।